दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। प्रिपरेशन आप सबों की बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। कंटिन्यूटी एकदम बरकरार रखिएगा। मैं अपनी बात करूं तो कुछ काम पड़ गया था और वो बहुत ज़रूरी काम था और इस वजह से 2-3 क्लास अब्सेंट हुई है। हालांकि उसकी भरपाई आज यहाँ पर हम करेंगे और आज वाले क्लास में प्रत्यक्ष तौर पर आपके समक्ष मैं नहीं हूँ, आप इसी रूप में यहाँ पर वीडियो को देखेंगे। तो आज के क्लास में जो भी प्रश्न आपके बीच रहेंगे सभी को देखिएगा। पीडीएफ फाइल आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अगर आप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से तमाम मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। पिछले क्लास में दोस्तों एक सवाल हमने आपसे पूछा था, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो कि 2026 में जरूर आई है, लेकिन ये 2024 पर आधारित है और ये निर्यात तत्परता सूचकांक जो 2020 में शुरू हुई उसके बाद ये इसका चौथा एडिशन आप बोल सकते हैं। तो इसमें बिहार जो है समग्र रूप से कौन से स्थान पर रहा? इसमें बिहार अपना 16वें स्थान पर रहा और अगर यहीं पर बिहार में अगर जिलों की बात करता है तो बिहार में सर्वाधिक जो निर्यात होता है वो बेगूसराय से होता है। इसको लेकर कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया। बिहार इसमें रहा है 16वें स्थान पर। हालांकि बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और 5वें पर आंध्र प्रदेश रहा और वहीं पर छोटे राज्य, पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस कैटेगरी में उत्तराखंड शीर्ष पर रहा। उसके बाद और कई जो क्षेत्र आप देख रहे हैं जैसे जम्मू कश्मीर, नागालैंड, दादरा और नगर हवेली, ये सभी उसके बाद क्रमशः यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये तमाम बातें आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग जानते हैं कि बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे आपको तमाम मटेरियल मिलते हैं करंट अफेयर्स के। लेकिन एक अपडेट आज के इस क्लास में हम आपको देंगे, थोड़ा सा समय लेंगे, लगभग 30 सेकंड, उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों 72वीं बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में जितने भी लोग लगे हैं, ये डेडिकेटेड कोर्स जो आपके एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर, यह 72वीं बीपीएससी के दृष्टिकोण से ही तैयार किया गया है और यहाँ पर जो कोर्स की विशेषताएं हैं उसको यहाँ पर लिखा गया है। आप तमाम चीज़ों को देखिए। प्रिपरेशन में अगर आप लगे हैं, जो एग्जाम इस साल आयोजित होना है, तो अभी से कमर कस लीजिए। तैयारी को बेहतर बनाने की दिशा में आप इससे जुड़ जाइए। इसी में आपको यहाँ पर देखिए जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आपको मिलेंगे और प्रैक्टिस सेट में इस बार आपको ये देखने को मिलेगा जो 40 फुल लेंथ टेस्ट हम आपको देंगे, इसमें सभी का पीडीएफ भी आपको मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट तो होंगे ही, वहां पर आप अपना एनालिसिस कर पाएंगे, साथ ही साथ पीडीएफ के माध्यम से आप चाहें तो उसे प्रिंट करके ऑफलाइन भी टेस्ट दे सकते हैं। और करंट अफेयर्स का जो हमारा एक विजेता बैच है जिसकी एक्चुअल जो फी है वो 365 रुपये, ये आपको एडिशनल इसमें मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया ना विजेता बैच, तो ये आपको एडिशनली इसमें मिल जाएगा। अभी जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और इस वाले बैच को जरूर लीजिएगा। और खास बात यहाँ पर यह है कि जो इसकी रेगुलर फी है इतना भी आपको नहीं देना है, इसमें 15% डिस्काउंट के लिए इस कूपन कोड को अप्लाई कीजिएगा NEW15, तो इसमें आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए अब फाइनली हम सेशन की शुरुआत करते हैं। लगभग 40 प्रश्न हैं जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संकलन है, तो धैर्यपूर्वक सारे प्रश्नों को देखना है। चलिए पहला प्रश्न आपके बीच है कि राज्य सरकार ने पूर्वी भारत का पहला तथा देश का 5वां सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी है, जिसको लेकर अभी हाल ही में 1302 करोड़ रुपए स्वीकृत भी किए गए हैं, यानी कि स्वीकृति दी गई है। और यह प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बिहार के किस स्थान पर विकसित किया जाएगा? यहाँ पर जो राज्य सरकार की बात हो रही है तो बिहार की ही बात हो रही है। आगे यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है कि बिहार के किस स्थान पर विकसित होगी। आप यहाँ पर राज्य सरकार की जगह बिहार भी लिख सकते थे। तो यहाँ इसका राइट आंसर जो होगा वो है विकल्प नंबर डी, यानी कि सोनपुर जो सारण जिले में है यहाँ पर यह विकसित होगा। और ऐसे में ये पूर्वी भारत का पहला और देश का 5वां ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये तमाम जानकारी जो आपको दिख रहा है जैसे कि इसको लेकर अभी हाल ही में 1302 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ये भारत का खास करके चौथा होगा, सॉरी भारत का चौथा नहीं बल्कि 5वां होगा और पूर्वी भारत का पहला होगा। और बिहार का ऐसे पहला है ही कहां पर, तो सारण जिले के सोनपुर में। तमाम तथ्यों को दोस्तों ध्यान आपको हर हाल में रखना पड़ेगा, सवाल यहां से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरे प्रश्न पे आएंगे। देखिए यहां पर एक्सप्लेनेशन अलग से जो
स्लाइड हम रखते थे वो नहीं है, क्योंकि सवाल बहुत अधिक है। तो इसका पीडीएफ जो हम आपको देंगे, मंथली वाला पीडीएफ, वहां पर आपको ये तमाम चीज़ों का डिफिनेशन या फिर एक्सप्लेनेशन बोल लीजिए, वो आपको मिल जाएगा। चलिए दूसरे सवाल पे आइएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक जानकारी और, पहले सवाल में ये वाला जो आप विकल्प देख रहे हैं कादिराबाद दरभंगा, यहां से संबंधित सवाल बीपीएससी एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। जो बिहार का पहला तैरता हुआ जो खास करके सोलर प्लांट है वो यहीं पर स्थापित किया गया था, और वास्तव में यही इस तरह का विकल्प भी आपको दिया गया था कादिराबाद दरभंगा में। तो ये प्रॉपर स्थल भी ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस जिले में बंद पड़ी सासा मूसा चीनी मील को, अच्छा यहां पे देखिए मील को, ये दो शब्द एक साथ जुड़ गया है, ये मील को यानी कि जो चीनी मिल है इसकी हम बात कर रहे हैं, इसे पुनः शुरू करने का कवायद, या फिर आप ये बोल लीजिए जो प्रक्रिया है वो तेज हो गई है। और सवाल यहां पर इस रूप में पूछा गया है कि यह जो चीनी मिल है यह बिहार के किस जिले में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल है, और यहां पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह है विकल्प नंबर बी, यानी कि गोपालगंज हो जाएगा। और ये सारी चीजें कुछ में पहले खबरों में भी रही है कि 25 नई चीनी मिलें स्थापित करने को लेकर बात कही गई है, और जो राज्य में 9 बंद पड़े चीनी मिल है इसको एक अलग सिरे से स्थापित करने को लेकर बात बिहार सरकार ने की है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरे प्रश्न पे आइए। तीसरा प्रश्न आपके बीच हमने कथन वाला एक प्रश्न रखा है। देखिए ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा, ये भले ही थोड़ा बड़ा आपको दिख रहा है लेकिन बहुत आसान है। देखिए सवाल यह है कि 15 फरवरी 2026 को, कब, 15 फरवरी 2026 को महान स्वतंत्रता सेनानी और किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई है, और उनके जीवन और योगदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर देखिए इस सवाल में 3 विकल्प आपके बीच हमने रखा है। अब इन तीनों विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करना है। ये कथन के रूप में हमें ये डिसाइड करना है कि इसमें कौन सा सही है या फिर कौन से सही है। तो इसमें पहला जो कथन है वे अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। तो यहां पर ये जो पॉइंट है, जो कथन है, ये सत्य है। उन्होंने बिहार में किसान आंदोलन को संगठित कर जमींदारी प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया था, ये भी सत्य है। और फिर दोस्तों यहां पर अगला कथन है तीसरा कि उनका जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। जी नहीं, गोरखपुर में नहीं हुआ था बल्कि गाजीपुर में हुआ था। कहां पर? तो गाजीपुर में हुआ था। ये चीज आप लोग यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा। तो ऐसे में इस कथन की अगर हम बात करते हैं तो ये असत्य है, केवल 1 और 2 ही यहाँ पर सत्य है। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो हम आपको बीपीएससी वाले कोर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी ये जानकारी हम आपको इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि रिसेंटली कई सारे एग्जाम में बीपीएससी की बात कर रहे हैं, यहाँ से स्वामी सहजानंद सरस्वती से संबंधित कई बार रिपीटेड मोड में ये प्रश्न पूछे गए हैं, विभिन्न रूप में सवाल बने हैं। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। ये एक फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का, स्वामी सहजानंद सरस्वती या फिर किसान आंदोलन आदि। चलिए फिलहाल चौथे प्रश्न पे आइए कि पहले वैश्विक बिग कैट सम्मेलन यानी कि ग्लोबल बिग कैट समिट का जो आयोजन है किस देश में किया जाएगा। एक चीज पहले ये ध्यान रखिए कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो बिल्ली की 7 बड़ी प्रजातियों को सुरक्षा देने को लेकर शुरुआत जो हुई है भारत सरकार द्वारा, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर का 50 वर्ष पूरा हुआ था 2023 में मैसूर में कर्नाटक में इसकी शुरुआत हुई थी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की। और अभी हाल ही में इसको लेकर पहला जो ग्लोबल समिट है वो भारत में किया जाएगा। ये जानकारी यहाँ पर ये फिलहाल ध्यान रखें, जब आयोजन होगा तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके बीच हम जरूर रखेंगे। और आपको अभी हमने एक पॉइंट ये बोला कि बिल्ली की 7 बड़ी प्रजातियों को संरक्षण देना इसका उद्देश्य है। और आप ये ध्यान रखिए कि SSC CHSL जो एग्जाम होता है वहां ऑलरेडी ये सवाल पूछा जा चुका है। अगले सवाल पे आइएगा। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 जिसे एरोस्पेस कंपनी वत्स स्पेस द्वारा निजी अंतरिक्ष स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, ये एक प्रकार से निजी अंतरिक्ष स्टेशन होगा, किस देश द्वारा तैयार किया जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल है और राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी। अच्छा, आपने ISS का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसमें कई देश शामिल हैं, लेकिन तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन का नाम भी आपने जरूर सुना होगा। ये चाइना की अपनी खुद की अंतरिक्ष स्टेशन है।
और इसी तर्ज पर भारत, अच्छा एक बात और, चाइना एकमात्र देश है जिसके पास खुद का अंतरिक्ष स्टेशन है। ये वाला हेवन वन की जो बात हो रही है, हेवन वन बोल लीजिए, हेवन या फिर हेवन यहां पर हो सकता है, हेवन वन या फिर हेवन वन देख लीजिएगा, जैसा आपको वहां पर प्रश्न पत्र में अगर सवाल बनता है तो ये एक्चुअली हेवन वन ही है। तो यहां पर ये निजी क्षेत्र का है और ये अमेरिका से संबंधित है। अब भारत ने 2035 तक ये चीजें यहां पर मैं आपको ऐड कर दूं, BAS जो अभी खबरों में है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये स्थापित करने की बात कही है, शॉर्ट में BAS। चलिए इतना क्लियर है। अगले सवाल पर आइए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष और महिला एकल यानी कि मेंस एंड वुमेन्स सिंगल्स जो खिताब है, जो ट्रॉफी है, ये किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? जो ऑस्ट्रेलियन ओपन की हम बात कर रहे हैं, इसमें पुरुष वर्ग का जो खिताब है ये कार्लोस अल्कराज ने अपने नाम किया, जो स्पेन के हैं। और वहीं पर महिला वर्ग में एलेना रायबाकिना जो कजाकिस्तान की है, इन्होंने अपने नाम किया है। तो आप ये बोल सकते हैं कि विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों इस तरह के जो सवाल हैं ये इग्नोर करने लायक नहीं है। इसी तरह के प्रश्न तो एग्जाम में बनते हैं। देखिए अगला सवाल देखिए, सुशासन भविष्य की सरकारों और वैश्विक नीतिगत मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का जो आयोजन है ये किस देश में 3 से 5 फरवरी 2026 तक किया गया है? तो इसका अभी जो आयोजन है ये UAE में किया गया, संयुक्त अरब अमीरात में, दुबई में। तो विकल्प नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तो विकल्प नंबर सी। चलिए अगले सवाल पर फट से आइए। अगला सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पेन्नैयार नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए तमिलनाडु और किस राज्य के बीच एक समर्पित जल न्यायाधिकरण यानी कि वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल गठित करने का निर्देश दिया है? अभी कुछ समय पहले सोन नदी जल बंटवारा को लेकर भी हमने आपको जानकारी दिया था, जो बिहार और झारखंड के बीच है। तो वो चर्चाएं हमने किया है, मेंस वाला भी वहां से टॉपिक हमने आपको कवर करवाया है। मेंस का अतिरिक्त कोर्स चलता है एप्लीकेशन पे, तो वो चीजें वहां पर आपको देखने को मिलती है। अभी फिलहाल इस प्रश्न पे फोकस कीजिएगा, जो पेन्नैयार नदी जल विवाद है ये तमिलनाडु और किस राज्य के बीच है, ये सवाल है। तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच ये विवाद है, इसी को लेकर एक समर्पित जल विवाद न्यायाधिकरण यानी कि वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को गठित करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान व 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस सूर्यकांत हैं। अगले सवाल पर आइए। सवाल आपके समक्ष है कि स्वच्छ ऊर्जा, हरित परिवहन और शून्य उत्सर्जन यानी कि जीरो इमिशन सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत में पहली बार, अच्छा यहां पर इसी के एक पार्ट के रूप में सवाल में शामिल किया गया है, लेकिन वास्तव में सवाल तो यहां से स्टार्ट हो रहा है। मतलब भारत में पहली बार हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बसों यानी कि हाइड्रोजन पावर्ड बसों को किस शहर में शुरू किए जाने की घोषणा है। इससे यहां पर जो परिणाम होंगे वो चीजें यहां पर दर्शाई गई है। एक प्रकार से जो भारत सरकार का 2070 तक का नेट जीरो का लक्ष्य है, इसके लिए एक मील का पत्थर यह साबित होगा। तो हाइड्रोजन बसों को शुरू करने की जो योजना है वो कोचीन में, विकल्प नंबर डी यहां पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आप बोलेंगे कि सर कोचीन कहां पर है, मतलब कोचीन जो है वो किस राज्य में है, अगर ये आपको पूछा जाता है तो कोच्चि जो है इसी का एक्चुअली पुराना नाम है कोचीन। आप यहां पर कोच्चि भी बोल सकते हैं, तो कंफ्यूजन आपको हो सकता है ना। ये चीज़ें बहुत कॉमन सा पॉइंट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि केरल में एक जगह है ना, केरल की एक शहर के रूप में आप इसे देख सकते हैं, जो कि अरब सागर के आसपास आपको देखने को मिलता है। चलिए अब यहाँ पर आइए अगले सवाल पर, लेकिन उससे पहले ये आपको हम बता दें कि जो करंट अफेयर्स के इस क्लासेस को आप फॉलो कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त हमारा मंथली करंट अफेयर्स का बिहार स्पेशल का एक सीरीज चलता है और ये पिछले 46 महीने से लगातार हम आपको देते आए हैं। अभी तो हमने जनवरी जो समाप्त हुआ है तो जनवरी वाला कवर किया है। ये एपिसोड नंबर या फिर वीडियो नंबर या फिर क्लास नंबर 46 है मंथली करंट अफेयर्स का। इसको देख लीजिएगा और इसका PDF फाइल आपको एप्लीकेशन पे करंट अफेयर्स के बैच में मिल जाएगा, विजेता बैच जो करंट अफेयर्स का है। हालांकि करंट अफेयर्स के मटेरियल विजेता बैच इसमें भी शामिल है, तो आप लोग ले सकते हैं। और BPSC मुख्य परीक्षा की प्रिपरेशन में अगर आप हैं तो प्रीलिम्स और मेंस का मटेरियल आपको इसमें मिलता है।
करंट अफेयर्स का, आप इसको ले सकते हैं। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे। केंद्र सरकार द्वारा या फिर केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के प्रमुख आर्थिक सूचकांकों को ज्यादा सटीक बनाने के लिए उनके आधार वर्ष में बदलाव किया है। इस संदर्भ में सही कथन कौन सा है? देखिए, केंद्र सरकार ने प्रमुख आर्थिक सूचकांक जो जारी होते हैं उसमें सटीकता लाने के लिए आधार वर्ष में कुछ इसमें चेंजेस किए हैं। अब यहां पर वो चेंज एक्चुअली है क्या, यही सवाल आपको पूछा गया है। तो विकल्प में जब आप इन सारे विकल्पों को देख रहे हैं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, यही इसका राइट आंसर है कि सीपीआई, अर्थात यहां पर सीपीआई का जो अर्थ है यह है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी कि कस्टमर प्राइस इंडेक्स। तो इसका नया आधार वर्ष 2024 और वहीं पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अर्थात आईआईपी का जो नया आधार वर्ष है इसे 22-23 घोषित किया गया है। ये बदलाव अभी देखने को मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है और इस तरह के सवाल आपकी रैंक को सुनिश्चित करता है, क्योंकि इस तरह के सवाल अगर बने तो अधिकतर लोग इस तरह के सवाल पढ़ने पर तवज्जो नहीं देते हैं, वो शॉर्ट में पढ़ते हैं और निकलते जाते हैं। और ये मेरा अनुभव कहता है, मैं पिछले इतने सालों से जो लगा हुआ हूं, जो आपको पढ़ा रहा हूं, जो आप लोगों से बात होती है, इसी तरह के सवाल आपके रैंक को हाई करता है। तो ध्यान रखिएगा, नया आधार वर्ष सीपीआई के दृष्टिकोण से होगा 2024, आईआईपी के दृष्टिकोण से होगा 22-23। क्लियर है? चलिए अब यहां पर आइए अगले प्रश्न पे। अंतरराष्ट्रीय कॉस्मेटिक ब्रांड मेबेलिन न्यूयॉर्क ने भारत में अपने ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए किस अभिनेत्री को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? एक्चुअली ये वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, बल्कि भारत के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो उसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर यहां पर सी, कियारा आडवाणी, है ना। विकल्प नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 13वें प्रश्न पे आइए कि नासा ने हाल ही में चंद्रमा के लिए प्रस्तावित आर्टेमिस 11 मिशन को मार्च तक टालने का निर्णय लिया है। एक्चुअली फरवरी महीने में ही ये लॉन्च होना था, कुछ तकनीकी खराबी आई जिस वजह से इस मिशन को टाल दिया गया है मार्च तक के लिए। इस मिशन को टालने का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक चीज यहां पर यह ध्यान आपको रखना है कि आर्टेमिस मिशन से संबंधित सवाल ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है और आर्टेमिस कार्यक्रम पर समझौता करने वाला भारत 27वां देश है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल यहां पर अब जो पूछा गया है उस पर जरा ध्यान केंद्रित कीजिएगा। अब यहां पर इसका जो राइट आंसर ये है विकल्प नंबर बी, ईंधन भरने के दौरान हाइड्रोजन लीक का पता चला था, जिसके बाद से यहां पर इस मिशन को थोड़ा टाल दिया है। ये चीजें यहां पर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अभी यहाँ पर हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये जो अमेरिकी पहल है नासा का जो आर्टेमिस कार्यक्रम, इस पर समझौता करने वाला भारत 27वां देश है। दोस्तों इस पर हस्ताक्षर हुआ था 2023 में, आई थिंक जून महीना था जब नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर थे, उसी दौरान ये हस्ताक्षर हुआ था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसको लेकर ऐसे चर्चाएं कई बार हमने आपके बीच किया है। फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा हम आर्टेमिस कार्यक्रम को लेकर डिस्कस नहीं करेंगे, आते हैं सीधे अगले प्रश्न पे। लेकिन इतना ध्यान रखिए भारत इसका 27वां मेंबर है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी वायु कमान यानी कि ईस्टर्न एयर कमांड के नए प्रमुख के रूप में भी हाल ही में किस वरिष्ठ वायुसेना अधिकारी को नियुक्त किया गया है? देखिए भारतीय वायुसेना के अधिकारी ऐसे अमरप्रीत सिंह हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको ये सवाल पूछा गया है कि नए प्रमुख के रूप में खास करके ईस्टर्न एयर कमांड के किन्हें नियुक्त किया गया है? तो 14 नंबर प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर होगा इंद्रपाल सिंह वालिया, जो मूलतः पंजाब के रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए, 5वां रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल, ये ऐसे 5वां एडिशन है रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का, अभी हाल ही में भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य स्थानीय संतरे यानी कि ऑरेंज की खेती को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना। जैसे ये ऑरेंज फेस्टिवल के नाम से ही प्रसिद्ध है, मतलब ये आप यहाँ पर हिंट ले सकते हैं कि ये खास करके नारंगियों संतरों को लेकर, विशेष रूप से इसके बढ़ावा देने को लेकर है। अब सवाल यही है कि किस राज्य में, तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि नागालैंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि हाल ही में सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी 5 से 10 फरवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे और यह यात्रा भारत सेशेल्स संबंधों के
किस पक्ष को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है? तो यहाँ इस प्रश्न का 16वें नंबर का राइट आंसर है समुद्री सुरक्षा और द्विपक्षीय सहयोग। और इसी को लेकर अभी हाल ही में कई समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। सवाल यहाँ पर एक यह भी है कि सेशेल्स के राष्ट्रपति का नाम क्या है, जो अभी हाल ही में ये फरवरी 2026 में भारत के दौरे पर थे? तो पैट्रिक हरमनी। चलिए अगले सवाल पर आइए। जन जागरूकता बढ़ाने, कैंसर की रोकथाम, पहचान और उपचार के प्रति वैश्विक स्तर पर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य या फिर इस दिशा में विश्व कैंसर दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? अच्छा, मुझे लगता है कि यह सवाल का आंसर आप सभी को मालूम होगा। विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 4 फरवरी को। विकल्प नंबर सी यहां पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आ जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, चर्चे में अभी रहा है कि 7 शिखर पर्वतारोहण अभियान के अंतर्गत भारतीय पर्वतारोही कबाक यानो, जो कि अरुणाचल प्रदेश के हैं, मतलब यहाँ पर राज्य की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इन्होंने हाल ही में दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ की चढ़ाई की है। बताएं कि माउंट एकांकागुआ किस देश में स्थित है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? देखिए, पर्वतारोहण से भी संबंधित सवाल बनते हैं और यहाँ पर एक बड़ा मुकाम हासिल हुआ है, जो कि दक्षिण अमेरिका की ये सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ, जो कि कहाँ पर है? तो अर्जेंटीना में है। और इसमें ये ध्यान रखिएगा, लंबाई मतलब लंबाई क्या, ऊंचाई इसकी जो है एक्चुअली, ये खास करके चोटी की ऊंचाई की बात करें तो 6961 मीटर, तकरीबन अगर फीट में आप देखेंगे तो लगभग 22,831 फीट यहां पर इसकी ऊंचाई है। विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पर अगला सवाल है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन अर्थात मोप्सी ने विकेंद्रीकृत अवसंरचना, अर्थात यहां पर अवसंरचना का अगर अंग्रेजी में बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आई होप आप समझ रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की निगरानी के लिए पैमाना पोर्टल PAIMANA पैमाना पोर्टल लॉन्च किया है। तो पैमाना पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? अच्छा, मुझे लगता है कि इस पोर्टल को लेकर और भी जानकारी आगे हम देंगे आपको, लेकिन फिलहाल दोस्तों ये ध्यान रखिए कि पैमाना पोर्टल जो भी हाल ही में खास करके जो विकेंद्रीकृत या फिर केंद्रीकृत जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो परियोजनाएं हैं इसको लेकर, इसकी निगरानी को लेकर अभी हाल ही में जो लॉन्च किया गया, इसका मूल उद्देश्य पूछा गया है। तो इसका मूल उद्देश्य है बड़े अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करना, उसकी मॉनिटरिंग करना। तो विकल्प नंबर डी यहां पर इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। हाल ही में यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपीय यूनियन भारत का 22वां मुक्त व्यापार समझौता भागीदार बना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में सही है? आइए सबको एक एक करके हम देखते हैं। यहां पर पहला विकल्प है FTA, यानी कि यहां पर व्यापार मुक्त समझौता के बारे में लिखा गया है कि इसके अंतर्गत देशों के बीच सभी प्रकार के व्यापार का पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है। नहीं, ये सवाल का जो ये पॉइंट है बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो विकल्प आपको दिया गया है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर दूसरे खास करके विकल्प पे। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर जो FTA हमने शॉर्ट में लिखा है, आई होप कि आप समझ रहे हैं। इसका जो अर्थ होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA, ये भी सवाल बन सकता है ना। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता। तो यहां पर जो पहला विकल्प है इसका ये तो गलत हो गया। दूसरे पे आइएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA के अंतर्गत सदस्य देश आपसी व्यापार पर आयात निर्यात शुल्क यानी कि टैरिफ को कम करते हैं या फिर उसे समाप्त करते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल सत्य लग रहा है, लेकिन फिलहाल हम आगे और चेक करेंगे कि FTA केवल कृषि उत्पादों पर लागू नहीं, उसके बाद FTA केवल विकासशील देशों के बीच ही संभव है, नहीं। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा यह है विकल्प नंबर बी। आई होप अब यहां पर ये चीजें क्लियर है। 27वां जो मुक्त व्यापार समझौता भागीदार बना है वो कौन है? तो यूरोपीय यूनियन है। अब यहां पर एक सवाल है पुस्तक से संबंधित जो अभी हाल ही में खबरों में रहा है, चर्चे में रही पुस्तक 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी भारतीय सेना के किस पूर्व प्रमुख की आत्मकथा है? और यह पुस्तक किसकी जीवन यात्रा, सैन्य अनुभवों और
रणनीतिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो पुस्तक है, जो आत्मकथा है, उन्हीं के बारे में ना ये सारी चीजें लिखी जाएगी। तो यहाँ पर एक ही आंसर होगा। प्रश्न में देखिए लिखा गया है कि किनकी आत्मकथा और यह पुस्तक किसकी जीवन यात्रा, तो जिनकी है उन्हीं की होगी ना। तो इसका जो राइट आंसर है 21 का, वो होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। तो यहां पर विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले सवाल पर आइएगा, जैव विविधता संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत के दस्तावेजीकरण के उद्देश्य से हाल ही में कौन सा राज्य अपना पहला बायोडायवर्सिटीज एंड या फिर एवं कल्चरल फीचर मैप लॉन्च करने जा रहा है। अभी हाल ही में ये खबरों में रहा है और इस राज्य का नाम क्या है, यही पूछा गया है। तो विकल्प नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। अभी कुछ समय पहले हमने जैव विविधता पार्क को लेकर जानकारी दिया था, है ना। जैव विविधता पार्क अगर हम बिहार के दृष्टिकोण से देखते हैं तो बिहार का पहला और एकमात्र जैव विविधता पार्क कहां पर है, तो आप लोग जानते हैं बिहार के अररिया जिले में है, कुशियार गांव बायोडायवर्सिटी पार्क। चलिए इतना क्लियर है। उसके बाद हम चलेंगे अगले सवाल पर। वर्ष 2026 के लिए घोषित चांग कैंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से डॉक्टर आर वेंकटेश के साथ किस अन्य भारतीय चिकित्सक जो एक नेत्र चिकित्सक हैं, तो इन्हें उनके मानवीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। मतलब इनका नाम क्या है, ये यहां पर पूछा गया है। तो विकल्प नंबर ए डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल पर आइएगा। सवाल है कि वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार संरक्षण और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मानवाधिकार पहल सम्मेलन ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस का ये थर्ड एडिशन, ये तीसरा संस्करण अभी हाल ही में किस देश में आयोजित किया गया है। सऊदी अरब में अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया, नहीं बल्कि किया जाएगा। हम जानकारी इसको लेकर आपको देंगे। फिलहाल विकल्प नंबर सी यहां पर करेक्ट है। अगले सवाल पर आइएगा। मॉप्सी अर्थात सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने महंगाई दर की गणना को अत्यधिक यथार्थपरक यानी कि रियलिस्टिक बनाने हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, जिसका आधार वर्ष 2012 से बदलकर किस वर्ष को निर्धारित किया है। यही सवाल को एक अलग सिरे से यहां पर आपके बीच हमने रखा है। जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष का जो आधार वर्ष 2012 था, उससे बदलकर 2024 किया गया है। अभी तो हम चर्चा कर ही रहे थे ना। अब यहां पर अगले सवाल पे फोकस कीजिएगा। सवाल है कि हाल ही में कौन सा प्रमुख भारतीय बंदरगाह भारतीय हरित भवन परिषद से प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला प्रमुख बंदरगाह बना है। देखिए यहाँ पर ये जो सवाल है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार है ये, खास करके ये पुरस्कार या फिर जो प्लेटिनम रेटिंग प्रदान की गई है। अब यहाँ पर वही बंदरगाह का तो नाम पूछा गया है। एक्चुअली नाम है VO चिदम्बरनार बंदरगाह तूतीकोरिन तमिलनाडु। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आइए कि हीरों के व्यापार को पारदर्शी और संघर्ष मुक्त यानी कि कॉन्फ्लिक्ट फ्री बनाए रखने के उद्देश्य से संचालित किम्बर्ली प्रक्रिया यानी कि किम्बर्ली प्रोसेस के लिए वर्ष 2026 का अध्यक्ष किस देश को नियुक्त किया गया है। 2026 में जो जिम्मेदारी है इसको पारदर्शी और संघर्ष मुक्त बनाने वाले पहल को लेकर जो किम्बर्ली प्रोसेस, इसकी जिम्मेदारी भारत को सौंपी गई है। विकल्प नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चले आइए। समुद्री जैव विविधता के क्षेत्र में शोधकर्ताओं ने हाल ही में समुद्री कीड़ों की 2 नई प्रजातियों की खोज भारत के किस राज्य के तटीय क्षेत्र में की है। तो तटीय राज्य में ध्यान से देखिएगा। अभी आपको विकल्प में बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, लेकिन जो वास्तव में इसका राइट आंसर होगा 28 नंबर का, ये होगा पश्चिम बंगाल। विकल्प नंबर डी यहां पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर अगला सवाल है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक रिपोर्ट है ये, इसके अनुसार सक्रिय यानी कि एक्टिव स्मार्टफोन यूजर यानी कि उपयोगकर्ताओं में, स्मार्टफोन के उपयोगकर्ताओं में इसकी संख्या के मामले में भारत विश्व में, अच्छा एक सेकंड यहां पर थोड़ा सुधार कीजिएगा, भारत विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त किया है या फिर कौन सा बड़ा देश बना है। एक सेकंड ये यहां पे लिखिएगा, कौन सा बड़ा देश बन गया है। तो दूसरा बड़ा देश बना है। एक्चुअली पहला देश है चाइना। यहां से ये वाला जो पॉइंट है इसे मिटा दीजिएगा। विश्व में कौन सा बड़ा देश बना है, तो दूसरा बड़ा देश बना है चाइना के बाद स्मार्टफोन एक्टिव यूजर में। उसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। दुर्लभ बीमारी जो रेयर डिजीज है इस पर अनुसंधान और उपचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश ने अपना पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है।
तो ये 30 नंबर सवाल का जो राइट आंसर है, ये अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, अथवा विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आइएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग और नवाचार यानी कि इनोवेशंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित भारत बोधन एआई सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है, ये अभी हाल ही में दिल्ली में किया गया है, भारत एआई बोधन सम्मेलन। अभी एआई को लेकर एक समिट भी आयोजित होना है, वो हम आगे आपको देखेंगे, जल्द आयोजित होने वाला है, इसीलिए वो जानकारी हम आपको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब ये आयोजित हो जाएगा, तमाम चीजें निकल कर आएगी, तो वहां पर हम एक ही साथ तमाम चीजों को देख लेंगे, बस कुछ थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए अगले सवाल पर आइएगा, महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी यानी कि केरल। अच्छा दोस्तों, एक चीज और, केरल के कोझिकोड में पहला महिला थाना खुला था, भारत की पहली महिला थाना केरल के कोझिकोड में ही खुली थी। तो रिलेट कर सकते हैं कि स्त्री सुरक्षा को लेकर ये अभी हाल ही में, देखिए यहां पर प्रश्न क्या है, महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण को ध्यान रखते हुए स्त्री सुरक्षा योजना एक्चुअली केरल में शुरू की गई है। लिटरेसी रेट यहाँ की बहुत हाई है। अगले सवाल पर आइएगा, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? राइट आंसर यहाँ पर विकल्प नंबर बी हो जाएगा, पंजाब सरकार द्वारा अभी शुरू किया गया। अगले सवाल पर आइएगा, 13 फरवरी 2026 को भारत की प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं कवयित्री सरोजिनी नायडू की कौन सी जयंती मनाई गई है? दरअसल सरोजिनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी थी, महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की। यहां से एक हिंट आप ले सकते हैं, किसकी हम बात कर रहे हैं, तो सरोजिनी नायडू की। अच्छा, हिंट नहीं ले सकते क्योंकि सवाल में आपसे पूछा गया है कौन सी यहां पर जयंती मनाई गई है ना, जयंती पूछा गया है। तो यहां पर देखिएगा, अगर हम बात करें तो 147वीं जयंती मनाई गई है, लेकिन सवाल ये पूछा जाता सरोजिनी नायडू के संदर्भ में तो उत्तर प्रदेश। एक कॉमन सा सवाल है, एक बच्चे को भी ये जानकारी मालूम है। अगला सवाल आइए, नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक यानी कि राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह भारत में प्रतिवर्ष ऐसे किस तिथि को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष किस तिथि को? 2 बार लिखा गया है भारत में। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, नहीं 2 बार नहीं लिखा गया, बल्कि प्रतिवर्ष किस तिथि से किस तिथि तक मनाया जाता है, ये यहाँ पर हमारा सवाल है। और 35 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर यह है विकल्प नंबर सी, प्रत्येक वर्ष 12 से 18 फरवरी को मनाया जाता है, इस बार भी मनाया गया है। अगले सवाल पर आइएगा, फरवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपना आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया है? दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे बिहार को लेकर ऐसे तो हम बतला चुके हैं, बिहार में 2006-07 से इसकी शुरुआत हुई थी, 2006-07 से, है ना, मालूम होनी चाहिए। लेकिन अभी जो शुरू किया गया है पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए, फटाक से, एनर्जी वीक या फिर इंडिया एनर्जी वीक के दौरान ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर के लिए FIPI अवार्ड 2025 किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को प्रदान किया गया? अब यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है, ये FIPI जो अवार्ड है ये क्या है, मतलब यहाँ पर इसका पूरा नाम क्या होता है? तो फेडरेशन ऑफ इंडिया पेट्रोलियम इंडस्ट्री अवार्ड, यहाँ पर वही, मतलब यहाँ पर आप याद रख सकते हैं इंडियन ऑयल गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर के तहत ये अवार्ड मिलता है, सर्वश्रेष्ठ कंपनी के रूप में चिन्हित किया जाता है। बस आप ये फीफी भी ध्यान रखेंगे तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 37 नंबर का, ये हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड को, है ना, OIL को, ऑयल इंडिया लिमिटेड को। अगले सवाल पर आइए कि जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक वैज्ञानिक शोधों के लिए किस वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित क्रेफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये जलवायु परिवर्तन में किए गए महत्वपूर्ण और लंबे समय तक के लिए यानी कि दीर्घकालिक जो वैज्ञानिक शोध कार्य होते हैं, इनके लिए अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। जो मतलब पुरस्कार का नाम है क्रेफोर्ड पुरस्कार, ये किन्हें मिला है, यही तो सवाल है ना। तो देखिएगा इसका राइट आंसर होगा वीरभद्रन रामनाथन, जो तमिलनाडु के तिरुनेलवेली के हैं रहने वाले। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों आज के इस सवाल मतलब आज के इस क्लास का, आज के इस वीडियो का ये प्रश्न आपके बीच है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। और जो पूछा गया है ग्लोबल टीचर प्राइज जो मिला है भारतीय शिक्षिका को, आप जो आंसर करेंगे उनके बारे में ये भी लिखिएगा कि वो कहाँ की रहने वाली है ना। और बीपीएससी एडीओ का टेस्ट सीरीज अभी तक आप लोग नहीं ज्वाइन किए हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिए, केवल 99 रुपये में आपको एप्लीकेशन पे मिल रहा है। ये शानदार मौका शायद ही कभी आपको मिले।
अब ये ऑफर समाप्त भी ऐसे होने वाली है। एक्चुअल फी इसकी 299 है। अभी जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए और तमाम कोर्स पर जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है आप इस कूपन कोड का लाभ लेकर इसे ज्वाइन कीजिए। और 72वीं बीपीएससी को लेकर जो हमने आपको बोला है, ये प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इसकी सूचना अभी हमने आपको दिया है। मतलब ये इस प्रक्रिया मतलब यहाँ पर तमाम चीज़ें आपको मिलने जा रही है और ये जल्द शुरू हो रही है। आपको अभी इसको ज्वाइन करना है इस कूपन कोड के साथ। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।